Hi, hello everyone. Welcome and welcome back to my YouTube channel that is ओडे सपेरे. हैप्पी महाशिवरात्रि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को। और मैं आशा करती हूँ कि जैसे उनका कपल सिक्योर था, सेफ था और बहुत सारी सेक्रीफाइसेस के बाद एक हुआ, वैसे ही अगर कोई कपल मुझे ये देख रहा हो या फिर कोई पार्टनर मुझे देख रहा हो जो चाहता है कि उसका जोड़ा सलामत रहे, तो मेरी तरफ से उनके लिए यही दुआ रहेगी। तो आज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ वो क्या है, वो पीरियड है लाइफ का जिसे शायद कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता। कहने का मतलब, एक होता है इंट्रा यूटेराइन लाइफ और एक होता है कि बर्थ होने के बाद 6 महीने का लैक्टेशन पीरियड। इन दोनों के दौरान माँ का बच्चे पे बहुत बड़ा रोल होता है। सबको पता होगा, मोस्टली लोगों को पता है रोल कैसे होता है। एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं जो कि रियल हुआ है, ऐसा मतलब केसेस सुनते हैं उसके बाद समझते हैं कि कैसे इफ़ेक्ट पड़ा। मदर थी, बेबी जब पैदा हुआ था तो उसका कान मुड़ा हुआ था। तो जब केस टेकिंग की गई, पता लगाया गया, तो ऐसा था कि 9 महीने के दौरान उसके मदर को इतना कुछ सुनाया गया था, बहुत ज़्यादा हर्टफुल चीज़ें बोली गई थी। और सबसे पहले जब हमें कोई कोई ऐसी चीज़ जो कानों को चुभती है या जो हमें हर्ट करती है, हम सबसे पहले रिएक्शन ये देते हैं। तो उस टाइम पे वो जो मदर थी वो यही चाह रही थी कि ये बातें मुझे हर्ट ना करें, ये बातें मैं नहीं सुनना चाहती। तो वो एज अ प्रोटेक्शन के तौर पे कान टिल्टेड था। तो किसी ने वहाँ पे अपनी बात रखने के तौर पे कहा कि सर जो मस्से हो जाते हैं ना आँखों पे या कान के पास, वो मस्से भी प्रोटेक्शन के लिए ही होते हैं कि वो चीज़ आप देख ना सको या सुन ना सको। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए वो मासेस सेल ऑफ ग्रोथ हो जाती है, सेल की ग्रोथ हो जाती है। तो मुझे एक सच बताऊँ, मुझे ना हज़म नहीं हुआ, क्योंकि जल्दी से जब आप ऐसे सुनते हो, क्योंकि केस देखना और केस सुनना दोनों में फ़र्क है। सो मेरी एक फ्रेंड है जिसको आंखों के ऊपर भी मस है और कान के पास भी। तो आई कॉल्ड है एंड आई सेड कि अपनी मम्मा से पूछ एक बार कि 9 महीने के दौरान कुछ हुआ था क्या, मतलब कुछ हर्टफुल, कुछ सेंसिटिव, कुछ भी हुआ हो। देन शी सेड ओके, मैं पूछती हूँ। तो जब उसने बात की तो पता चला कि 9 महीने के दौरान उसके मदर को बहुत ज़्यादा हर्टफुल चीज़ें बोली गई थी, या फिर उनका टाइम पीरियड वो जो 9 महीने का था वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला था। मे बी उनकी एज कम हो इसलिए वो रेडी नहीं थी बेबी के लिए। बहुत बहुत सारी चीज़ें थी लाइफ में, तो वो नहीं चाहती थी कि वो चीज़ वो जो न्यू बेबी आ रहा है वो ये देखे या फिर वो ये बात सुने, या फिर वो ये बातें सुनना नहीं चाहती थी। तो जब मुझे पता चला कि जैसा वहाँ बोला गया वैसा मेरी फ्रेंड के साथ खुद हुआ, तो मैं और मेरी फ्रेंड दोनों शॉक्ड थे। तो इस लेवल पे आके जब आप होम्योपैथी को समझने लगते हो तो कनेक्शन समझ आता है कि क्यों हम कहते हैं डायनामिक 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 डायनामिक। डायनामिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो कारण पैदा हुआ है, वो कारण पैदा क्यों हुआ है, डायनामिक चीज़ इफ़ेक्ट हुई है, इसलिए वो कारण पैदा हुआ है। बहुत अगर मैं इस टॉपिक पे बोलने लगूँ तो शायद मुझे एक नया वीडियो क्रिएट करना पड़ जाए। सर ने कल परसों बताया कि थायराइड पता कैसे होता है। थायराइड अगर एलोपैथी या किसी और पैथी से आप पूछेंगे तो वही ग्लैंडुलर सिक्रीशन हो जाता है और वो इनलार्जमेंट हो जाती है ग्लैंड एंड ऑल। बट एक्चुअली थायराइड अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी पता कैसे होता है, जब इन जनरल मतलब किसी इंसान की बेसिक नीड्स को सप्रेस कर दिया जाए। किसी इंसान की हर नीड, भले ही वो उसको बोलने देना हो, उसकी आज़ादी हो, उसे उसकी सेक्सुअल नीड हो, कोई भी टाइप की नीड के ऊपर अगर उसके सप्रेशंस लग रहे हैं या फिर वो खुद सप्रेस कर रही है तो थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मैरिज के बाद लेडीज़ को होना ये बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। कभी सोचा है क्यों? जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि एक्चुअल रीज़न ढूंढो कि उसको क्यों हुआ है। और थायराइड के अंदर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो सप्रेशन उसके हुए हैं वो हट जाएं। अगर वो सप्रेशन हट गए ना तो उसकी बॉडी में भी खुद रिकवर कर ले, और अगर नहीं रिकवर कर पा रही है तो हमारी मेडिसिन तो हैं ही सपोर्ट करने को। बट द थिंग इज़ दैट सप्रेशंस आर द मेंटेनिंग कोज फॉर दैट थायराइड। जब आप ऑर्गेनाइज पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ आती रहेंगी। लेकिन मेन बात ये है कि वहाँ पे मुझे समझ आया कि कोज हमेशा कुछ और होता है, बॉडी सिर्फ उसका इफ़ेक्ट दिखाती है।
जब आप वाइटल फोर्स पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि वाइटल फोर्स कहीं ना तकलीफ़ में होता है। जब वो हार जाता है तब वो हार के अपनी बॉडी पे मैनिफेस्टेशन छोड़ता है, अपने सिम्टम्स बताता है कि भाई कुछ करो, अब आई नीड हेल्प नाउ। और एक ये बात हो गई इंट्रायूटेरल लाइफ की, राइट। जब मैंने आपको कहा था कि उसकी मदर को कुछ सुनना नहीं था, इसलिए उसको एज अ प्रोटेक्शन ये सब देखने को मिला। एक बात आती है लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे। तो आज ही किन्हीं सर ने अपना केस आगे हमारे रखा था कि वो बच्ची थी 9 महीने की और उसे सब क्लैविकल पे बहुत बड़ा ट्यूमर था। तो जब पूछा गया कि कब हुआ ये, तो उन्होंने बोला 21 फरवरी को ये ट्यूमर हमें दिखा, बहुत बहुत प्रोमिनेंटली दिखा। तो पूछा गया कि उन्होंने कहा कि आप बच्चे को छोड़िए, आप क्या सोचती हैं, मतलब माँ से पूछा गया कि आप क्या सोचती हैं, मुझे वो बताइए। तो उसकी मदर ने कहा कि बहुत टेंशन है, किस्त भरनी थी वो नहीं भरी जा रही है, अगर नहीं भरूंगी तो बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको परिवार कैसा है, तो उन्होंने कहा परिवार बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है और वो है मतलब बिल्कुल काम का नहीं, मेरे साइड पे नहीं है, परिवार का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर किस्त नहीं भरी तो बेइज्जती हो जाएगी। 21 फरवरी को उनकी किस्त भरने की तारीख थी जो कि नहीं भरी है। तो वो 21 फरवरी को वो प्रोमिनेंस से दिखना और वो रिलेटेबल है। मदर का मिल्क बेबी की बॉडी में जा रहा है तो मदर के थॉट्स बेबी को इफ़ेक्ट कर रहे थे। तो जब ह्यूमिलेशन के बाद सर ने मेडिसिन दी उनको प्लेटिना, तो अब यहाँ पे प्रेजुडाइज मत हो जाइएगा, वो वहाँ के सिम्टम्स थे, वहाँ का ऑब्जर्वेशन था, तब जाके वो प्लेटिना निकल के आई। और वो जो प्लेटिना थी जब उनको दी गई तो 2 दिन के अंदर अंदर ट्यूमर की सबसे पहले सूजन कम हो गई थी। मदर को दी गई थी, ध्यान से, मदर को प्लेटिना दी गई थी। मदर ने जब फीड करवाया बेबी को तो बेबी के अंदर इस चीज़ का असर आया और बेबी का ट्यूमर जो था वो अब यहाँ तक आते आते काफ़ी बेटर है, ठीक हो चुका ऑलमोस्ट। मैं आपको बस वो 2 पीरियड बता रही हूँ लाइफ के जहाँ पे मदर का इफेक्ट बेबी पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्टली इंट्रायूटेराइन लाइफ एंड द सेकंड वन इज़ लैक्टेशन पीरियड। ये 2 टाइम अगर महाशिवरात्रि है तो मैं ये पॉइंट भी कंक्लूड कर देती हूँ। अगर आप मेल हैं तो प्लीज़ अपनी फीमेल पार्टनर पे इस चीज़ का स्पेशल ध्यान दीजिएगा कि वो उस टाइम पीरियड पे कैसा फील कर रही है, उस टाइम पीरियड पे उसे कितनी ज़रूरत है आपकी, या फिर उसे कैसा माहौल देने की ज़रूरत है आपको। स्पेशली अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं और आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही हैं कि इमोशनल हेल्थ कितनी ज़रूरी होती है, एक घर चलाने के लिए भी, एक फैमिली चलाने के लिए भी और ख़ुद को चलाने के लिए भी। तो आज महाशिवरात्रि के दिन मैं आप लोगों को यही राय देना चाह रही हूँ। आई नो मैं बहुत छोटी हूँ इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन स्टिल अगर मैं मेरी नॉलेज से एक पॉइंट लाइफ को रिलेट करना चाहूँ, क्योंकि ऑर्गेनन आपको हमेशा लाइफ से रिलेट करेगी। स्पेशली जिन सर से मैं पढ़ रही हूँ, डॉक्टर गौरी शंकर सर, आज मैं उनका नेम लेना चाह रही हूँ, वो लाइफ से रिलेट करके पढ़ाते हैं चीज़ों को, ऑर्गेनन को स्पेशली। जब आप उनसे पढ़ते हैं ना, स्पिरिचुअली आप कनेक्ट फील करते हैं कि क्यों हमारी साइंस बेहतर होती जाती है, क्यों हमारी साइंस बेहतर है, क्योंकि वो स्पिरिचुअली लोगों को हेल्प करती है ठीक होने में, वाइटल फोर्स पे काम करती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये था कि ये 2 इंपॉर्टेंट फेज हैं। स्पेशली फीमेल्स को भी एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने आप में खुश रहें, मतलब सामने वाले की वह एक स्पेस है, आपका भी एक स्पेस है, तो जब आप अपने स्पेस में रहते हैं ना, आप ज़्यादा खुश रहते हैं। एक रिलेशनशिप को भी चलाने के लिए, एक रिश्ते को चलाने के लिए ना, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका मेंटल इफेक्ट सामने वाले पे ना आए। तो आप अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें अपना सकते हैं, जैसे आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपना मी टाइम निकाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ फॉलो कर सकते हैं। इससे पता क्या होगा, इससे आप भी खुश रहेंगे, आपका रिश्ता भी खुश रहेगा और आपको बीमारियाँ नहीं होंगी, कम होंगी। द थिंग इज़ दैट कि अगर आप मेल हैं जो मुझे सुन रहे हैं तो अपने पार्टनर पे इंट्रायूटेरल लाइफ और लैक्टेशन पीरियड पे प्लीज़ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उसे खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कोई फीमेल मुझे सुन रही है तो वो ये ध्यान रखिए कि वो सेल्फ में खुद कैसे खुश रह सकती है, क्या क्या फैक्टर्स हैं उसको जो खुश रख सकते हैं, और किसी पे डिपेंड ना करे वो, स्पेशली अपने मेंटल और इमोशनल हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं इसे एंड करती हूँ। स्टिल आपको कुछ लगता है कि मुझसे कुछ रह गया हो या मुझसे कोई गलती भी हो गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आराम से बोल सकते हैं। अगर कोई मुझसे बड़ा भी मेरी वीडियो देख रहा है और मुझे कोई सजेशन देना चाहता है तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करूँगी, आप मुझे बता सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी महाशिवरात्रि अगेन, बाय बाय।